हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब का ये सेशन नंबर 29 है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस यूट्यूब चैनल पर, मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी एक फ्री सीरीज़ है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की, जिसके हर सेशन में हम 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस चूज़ करते हैं, सम फ्रॉम ग्रामर एंड सम फ्रॉम वर्ड पावर। क्वेश्चंस को चूज करते समय हम ये कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को चूज किया जाए, ताकि जो एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर और वोकैब से, जो कई बार आपसे मिस हो जाते हैं, आपको छोड़ना ही पड़ जाता है, आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकें। इस पर्पस के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। आज इसी सीरीज का सेशन नंबर 29 है। जिन 10 क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो उन्हें क्विज के फॉर्म में पहले अटेम्प्ट करके ये देख सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर वहाँ से डेली क्विजेस और डेली क्विजेस से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेगमेंट में जा करके डोज नंबर 29 को ओपन करना है, मतलब उसे अटेम्प्ट करना है। जिन 10 क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे, आप उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ईदर फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस, या फिर एप्लीकेशन में ही पीडीएफ नोट्स वाले सेगमेंट में जा करके भी आप डोज 29 इस नाम से जो पीडीएफ हो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्पॉट द एरर से है। कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। अब इसके किस पार्ट में एरर है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्ग है, या आर एब्सेंट रॉन्ग है, या टुडे गलत है, या सब सही है, नो एरर है। देखिए सर, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सेंटेंस है। मैं बताता हूँ कैसे। यूजुअली पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि आ नंबर दिया है या दा नंबर दिया है। क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चंस में होता है कि आ नंबर ऑफ लिखा है और उसके बाद प्लूरल नाउन लिखा है, दा नंबर ऑफ लिखा है, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन लिखा है। तो पूछा ये जाता है कि आ नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन के बाद आपको प्लूरल वर्ब लिखनी है, और अगर दा नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन आया हो तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी हो। ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि आ नंबर ऑफ लिखा हो तो प्लूरल वर्ब लगा ले, और अगर दा नंबर दिया हो तो सिंगुलर वर्ब लगा ले। इस आधार पर इस सेंटेंस की शुरुआत में दा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि दा नंबर दिया है। अब जब दा नंबर दिया है तो आइडियली आर के प्लेस पे क्या हो जाना चाहिए? इज हो जाना चाहिए, पर यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए ये खास है सर। इसीलिए ये खास है। आप किसी भी बुक से पढ़ें, टीचर से पढ़ें, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर बताया जाता है। और ज़्यादातर ये भी है कि इतना ही बता के छोड़ भी दिया जाता है कि आ नंबर दिया हो तो प्लूरल वर्ब, दा नंबर दिया हो तो सिंगुलर वर्ब। अक्सर ये नहीं बताया जाता कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में लिखा होता है आ नंबर, जबकि सेंटेंस को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? दा नंबर की। या लिखा होता है दा नंबर जबकि उसको नीड होती है आ नंबर की, जैसा कि यहां पर है। यहां पर दा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से आर बदल के इज नहीं होगा। फैक्ट ये है कि यहां पर दा नंबर होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए यहां पर आ नंबर। अब जब आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा तो इस रूल के चलते प्लूरल वर्ब जो लिखी है वो ठीक हो जाएगी, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो सुनिए, अगर आप लिखते हैं आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं? आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसकी हिंदी होगी तमाम स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स। और अगर आप लिखते हैं दा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि दिया हुआ था, तो उसका मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स की कुल संख्या। जैसे मैंने कहा आ नंबर ऑफ बुक्स, तो मतलब बहुत सारी किताबें। और अगर मैं कहूं द नंबर ऑफ बुक्स, तो उसका मतलब है किताबों की कुल संख्या। तो आप बोल के देखिए, जैसे लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि छात्रों की कुल संख्या इज एब्सेंट टुडे या आर एब्सेंट, जो भी लिखा हो, छात्रों की कुल संख्या आज एब्सेंट है। ये टोन ठीक है।
या फिर जो मैंने बताया आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे छात्र आज एब्सेंट हैं। सोच के देखिए, छात्रों की कुल संख्या आज एब्सेंट है या बहुत सारे छात्र आज एब्सेंट है? तो आंसर यही है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आज एब्सेंट हैं। ये ठीक है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं। अब चूंकि मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहा है, इसीलिए आपको आ नंबर का यूज करना चाहिए। मूविंग ऑन, ही स्विच्ड ऑन द बल्ब, मतलब उसने बल्ब को ऑन किया, स्विच ऑन किया। एंड एग्जामिन्ड, ध्यान से देखिए ये स्विच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आगे एग्जामिन्ड आया वो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार तो यही एरर आ जाती है कि उधर स्विच्ड लिखा होगा और इधर एग्जामिन्ड की जगह एग्जामिन लिख दिया जाएगा, ठीक है, या कुछ भी इसकी इस फॉर्म की जगह कुछ भी जैसे एग्जामिनिंग लिख दिया जाए। तो ये सब गलत है। जब एंड के पहले वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है V2 में, तो एंड के बाद भी सेकेंड फॉर्म में आनी चाहिए। मतलब उसने बल्ब को खोला और एग्जामिन किया, देखा किसको? हिज सराउंडिंग, अपने आसपास के माहौल को, चीज़ों को, जगह को देखा। सर आसपास का जो माहौल है, आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास का जो कुछ भी है, सो सिंगल वर्ड में हम उसे जब बोलते हैं तो उसे सराउंडिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स। तो ही स्विच्ड ऑन द बल्ब एंड एग्जामिन्ड हिज सराउंडिंग्स बोलना चाहिए, अगर सराउंडिंग्स बोलना चाहिए, ठीक है। नाउन के तौर पे सराउंडिंग्स हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। अगर आप सराउंडिंग्स में एस नहीं लगाना चाहते, सराउंडिंग रखना चाहते हैं, ऐसे में पहली बात सराउंडिंग एक एडजेक्टिव होगा, दूसरी बात इसके बाद एक नाउन आएगा, जैसे सराउंडिंग पीपल ऐसे, या सराउंडिंग थिंग्स ऐसे, या सराउंडिंग एटमॉस्फियर। अगर सराउंडिंग में एस या नहीं लगाना है तो बोलना चाहिए ही एग्जामिन्ड हिज सराउंडिंग थिंग्स, तो वो थिंग्स लिखा नहीं है। तो जब आगे नाउन ना दिया हो तो फिर आप सराउंडिंग को एडजेक्टिव नहीं बनाते, तब आप इसे ही प्लूरल नाउन रखते हैं और फिर क्या करते हैं? सराउंडिंग्स करते हैं। साफ सुथरी बात है, अगर सराउंडिंग लिखा है पर उसके बाद नाउन नहीं है तो ये गलत है, इसे सराउंडिंग्स हो जाना चाहिए प्लूरल नाउन के तरीके से। The actions of militants were akin। akin का मतलब होता है जब आप तुलना करें और एक सिमिलरिटी को ड्रॉ करें, सिमिलरिटी को ड्रॉ करें। तो लिखा है कि मिलिटेंट्स ने जो एक्शंस लिए, मिलिटेंट्स की जो हरकतें थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसे कि कोई एक मक्खी को मारने के लिए स्लेज हैमर का यूज करे। स्लेज हैमर बेसिकली हथौड़े को कहते हैं, वो हथौड़ा जो लोहार यूज करता है। तो क्या लोहार के हथौड़े से एक मक्खी को मारा जाता है? मतलब एक बहुत बड़ी चीज का इस्तेमाल करके छोटा सा काम किया जा रहा है। समझ रहे हैं? एक सिंगल पर्सन को मारने के लिए मिसाइल दागनी चाहिए क्या? नहीं ना। तो एक सिंगल पर्सन को मारने के लिए मिसाइल दागी जा रही है। तो ये है यूजिंग अ स्लेज हैमर टू किल अ फ्लाई। कहा जा रहा है कि मिलिटेंट्स ने जो एक्शंस लिए वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि कोई स्लेज हैमर का यूज करके किसी फ्लाई को मारता है। सो रूल के मुताबिक अकिन, पहले तो आप अकिन का मीनिंग समझ लीजिए, सिमिलर या लाइक। अकिन के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, आप इसको याद करेंगे, आपके पास या मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। अकिन विद नहीं होता, अकिन ऑफ नहीं होता, अकिन अगेंस्ट तो होगा ही नहीं सर, अकिन टू होता है, अकिन टू, याद रखिएगा सर। नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी फोर्सेस अप्लाइड, रिजॉर्टेड, रिस्टोर्ड या रिटॉर्टेड। तो टू हैवी टीयर स्मोक शेलिंग, ये समझ है? टीयर स्मोक शेलिंग का मतलब है आंसू गैस के गोले छोड़े। टू कंट्रोल द सिचुएशन, परिस्थिति यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया? आंसू गैस के गोले छोड़े। इसको ऐसे बोलते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, या आंसू गैस के गोलों का हथियार को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ा। आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा।
इसके सहारे वो ऐसा कर सके। इसके लिए जो सही वर्ड बनाया गया वो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट बोलते हैं, RESORT, जिसकी ये सेकेंड फॉर्म लिखी। याद रखिएगा सर, रिजॉर्ट के साथ टू लगा करके आगे आप फोर्स लिखते हैं, बल का प्रयोग करना। अब वो फोर्स कैसी भी हो सकती, रिजॉर्ट टू फायरिंग हो सकता है वो फोर्स, रिजॉर्ट टू लाठी चार्ज हो सकता है, या रिजॉर्ट टू हेवी टीयर स्मोक शेलिंग हो सकती। मतलब बल का सहारा लेना पड़ा, बल का प्रयोग करना पड़ा। अब बल के प्रयोग में लाठी चार्ज भी है, फायरिंग भी है, आंसू गैस के गोले भी हैं, वाटर कैनन्स भी हैं, पानी की बौछारें डालनी पड़ी, तो वो रिजॉर्ट टू कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और बनाया ही नहीं गया। ये जो रीस्टोर आप देख रहे हैं, रीस्टोर का मतलब होता है फिर से स्थापित करना, रीस्टोर करना, चीजें बिगड़ गई हो, खराब हो गई हो, लाइफ को रीस्टोर किया गया था कोविड के बाद, या कहीं पर किसी कारण से कर्फ्यू लगाना पड़ा, तो बाद में 10-15 दिन के बाद उसको कर्फ्यू को हटाया गया और फिर से वहां पर नॉर्मल लाइफ को रीस्टोर किया गया। रिटॉर्ट करने का मतलब होता है, रीस्टोर का मतलब क्या हो जाएगा, पुनः स्थापित करना, खराब या बिगड़ जाने के बाद। रिटॉर्ट करने का मतलब होता है जब आप शार्प वे में किसी के सवाल का कोई जवाब दें, जिसको आप उत्तर ना कह के प्रति उत्तर कहते हैं। रिटॉर्ट करने का मतलब ये होता है, जैसे कोई किसी को कहे कि तुम बहुत आलसी हो, तो दूसरे व्यक्ति ने कह दिया तुमसे कम, तो ये रिटॉर्ट है। ठीक, एक नेगेटिव वर्ड के तौर पे रिटॉर्ट का यूज किया जाता है। जब कोई आपसे कुछ पूछे, आपको कुछ कहे, तो बदले में आप उसको ही कुछ कह दें या उससे ही कुछ पूछ बैठे, तो ये रिटॉर्ट करना कहा जाता है। तो बल का प्रयोग करना, उसे रिजॉर्ट करना कहा जाता है। आई मस्ट मेक आउट, आई मस्ट मेक अप, आई मस्ट मेक आफ्टर, आई मस्ट मेक ऑफ। माई डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, कोई कह रहा है कि इंग्लिश में जो मेरी डेफिशिएंसी है यानी कि कमी है, हाँ, डेफिशिएंसी का मतलब होता है लैक करना। अंग्रेजी में मैं कमजोर हूं और मुझे हर हाल में इस कमी को दूर करना। सर, कमी को दूर करने के लिए आप मेकअप का यूज कर सकते हैं। देखिए, मेक आउट का मतलब होता है चीजों को समझना, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, किसी की बात का कोई अर्थ निकालना, आशय अभिप्राय समझना, तो टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये मेक आउट है। मेक आफ्टर का मतलब होता है किसी को राजी करना, यानी कन्विंस करना, परसुएट करना, मनाना, राजी करना। मेक ऑफ का मतलब होता है कुछ लेकर भाग जाना, मेक ऑफ करना, टू स्टील समथिंग, चोरी करना। अब मेकअप का मतलब क्या होता है, कमियों को दूर करना। देखिए ना, मेकअप किया जाता है चेहरे पर, उससे क्या होता है कि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो छिप जाते हैं, यानी कमियां एक प्रकार से दूर हो जाती। मेकअप इसीलिए किया जाता है कि जो भी हल्का फुल्का गड़बड़ हो वो सब ठीक हो जाए। तो मैं जब अपनी इंग्लिश की डेफिशिएंसी का मेकअप करूंगा तो मैं उन्हें सुधार लूंगा, एक तरीके से इम्प्रूव कर लूंगा, है ना, इम्प्रोवाइज कर लूंगा, बेहतर कर लूंगा, बेटर कर लूंगा। तो मेकअप सही मैच रहेगा। बाकी ऑप्शंस को याद कर लीजिएगा, मेक आउट, टू अंडरस्टैंड। जैसे इंस्ट्रक्शंस वर रिटन इन उर्दू सो आई कुडंट मेक देम आउट, जो भी लिखा हुआ था वो उर्दू में लिखा हुआ था, इसलिए मैं समझ नहीं सका। ठीक, फिल इन द ब्लैंक से अगला भी क्वेश्चन है। दे हैड टू पोस्टपोन द हॉलीडे, उन्हें हॉलीडे को पोस्टपोन करना पड़ा, द हॉलीडे ट्रिप टू नेक्स्ट मंथ, क्यों, क्यों उन्हें हॉलीडे ट्रिप को नेक्स्ट मंथ के लिए टालना पड़ा। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी आ गई थी जिसके चलते। वो सरकमस्टांसेस, एक तो सरकमस्टांसेस का मतलब ही होता है वो परिस्थितियां जो आपके नियंत्रण में नहीं है, वो परिस्थितियां जो आपसे पूछ कर नहीं आई हैं। ठीक, तो कहा जा रहा है कि उन्हें अपना जो हॉलीडे ट्रिप था उसे पोस्टपोन करना पड़ा नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि कुछ मतलब अप्रत्याशित परिस्थितियां आ गई थी, पहले से सोचा नहीं था, हाँ, पहले से हमें एहसास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो वो सरकमस्टांसेस जो आपने पहले से सोची नहीं थी, देख नहीं रखी थी, तो उन्हें अनफोर्सीन कहा जाता है। अनफोर्सीन का सिचुएशन या अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस या अनफोर्सीन
कंडीशंस का मतलब ही होता है कि जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था, पहले से आपने तनिक भी इनके बारे में विचार नहीं किया था, पहले से आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फोरसी किया था। फोरसी का मतलब होता है आगे का देख लेना, मतलब पहले से आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आगे ऐसा हो सकता है, वो अनफोरसीन हो गया। देखिए अनएथिकल बिहेवियर के लिए आता है जिसको आप इमोरल कह सकते हैं, अनैतिक। किसी का बिहेवियर, बर्ताव, तरीका अगर अच्छा नहीं है तो वो अनएथिकल है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो चीज़ बहुत बड़े स्केल पे हो रही हो, बहुत बड़े स्केल पे, जिसका जो आपने आज से पहले कभी ना देखा हो, समझ रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड। कंपलसरी आप जानती हैं, जो चीज कंपलसरी है वो अति आवश्यक है। तो सरकमस्टांसेस जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी वो अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस में आता है। लाइफ इज टू प्रेशियस टू बी डिस्ट्रॉयड, बाकी ऑप्शंस है टू डिस्ट्रॉय, फॉर डिस्ट्रॉइंग इट, या टू डिस्ट्रॉय इट। अब समझिएगा, लगभग सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि TOO के बाद एक नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, या खास बात ये पढ़ते हैं कि जब ये TOO आया हो तो आगे क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, टू टू का पेयर होता है। ठीक, अब ये बिल्कुल सही बात भी है कि टू टू का पेयर होता है और इस टू के बाद वर्ब आती है। ऑन दिस बेसिस ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, क्योंकि टू के बाद आपको टू लिखना चाहिए था, यहां तो फॉर आ गया, तो ये तो गलत हो गया। साफ सुथरा रूल है कि टू के बाद टू ही आता है। लेकिन ये रूल खास कैसे हो जाता है? खास ऐसे हो जाता है कि टू के बाद जो टू आता है, अगर एक्टिव में हो तो इसके बाद V1 आती है, अगर पैसिव हो तो इसके बाद इसके बाद B+V3 आता है। मतलब टू टू ये जो स्ट्रक्चर है, इस टू के बाद अगर एक्टिव की सिचुएशन हो तो V1 और पैसिव की सिचुएशन हो तो B+V3। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, टू डिस्ट्रॉय यानी एक्टिव, और ये क्या लिखा है, टू बी डिस्ट्रॉयड यानी कि पैसिव। अगर टू के बाद की चीजें एक्टिव में हो तो आप 2+V1 कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये किया, और अगर पैसिव में हो तो 2+B+V3 कर सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस ने किया। अब कौन सी चीज कब काम करेगी वो डिपेंड करता है कि जिस सेंटेंस में टू टू आया है, या इसकी जो शुरुआत जिससे हुई है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट लगता है या ऑब्जेक्ट। अगर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट लगता है तो ये ठीक है, और अगर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट लगता है तो ये ठीक है, क्योंकि रूल के मुताबिक अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट हो तो वर्ब को एक्टिव में होना चाहिए, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब को पैसिव में होना चाहिए। तो अगर इस वर्ब के पीछे सब्जेक्ट दिया है तो एक्टिव में यानी कि 2+V1, और ऑब्जेक्ट दिया तो पैसिव में यानी कि 2+B+V3। अब आप अपने सेंटेंस को देखकर जान पाते हैं कि पीछे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखिए, ये जो वर्ब है डिस्ट्रॉय, इसी से पूछना है कि पीछे लौटने पर तुमको ये जो लाइफ वर्ड मिला है, लाइफ इज टू प्रेशियस टू बी डिस्ट्रॉयड में ये जो डिस्ट्रॉय वर्ब है, इसी से पूछो कि लाइफ तुम्हारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो जवाब आएगा कि लाइफ जो है डिस्ट्रॉय का ऑब्जेक्ट है। सर लाइफ को डिस्ट्रॉय कौन करता, हम आप, तो डिस्ट्रॉय के सब्जेक्ट हुए हम आप, और हम जो लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं वो लाइफ ऑब्जेक्ट है। जैसे हम पैसे को वेस्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं, तो हम वेस्ट के सब्जेक्ट हैं, वो टाइम वो पैसा तो ऑब्जेक्ट ही है। इसी प्रकार से लाइफ को भी तो हम ही डिस्ट्रॉय करते हैं ना, तो डिस्ट्रॉय के हम सब्जेक्ट हुए, और हम जो लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं जिस लाइफ को, वो लाइफ ऑब्जेक्ट है। तो जब यानी कि ये वाली सिचुएशन काम कर रही, ये वाली कि वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट दिया है, रूल के मुताबिक जब वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट दिया हो तो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट है तो टू बी डिस्ट्रॉयड यानी कि पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, वो पहले से ही है, यानी कि इसमें कोई गलती ही नहीं है। लाइफ इज टू प्रेशियस टू बी डिस्ट्रॉयड, ये वाला आंसर है, ये सब सही गलत है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बीमारी है, उन्हें लगता है कि TOO के बाद टू आएगा और इस टू के बाद V1 ही आएगी। वो गलत स्टूडेंट है। इस टू के बाद टू आएगा आगे जब वर्ब आएगी, पर वो वर्ब
पैसिव की भी हो सकती है और एक्टिव की भी हो सकती है, जैसे कि यहां पर वर्ब पैसिव की हो गई। सो लाइफ इज टू प्रेशियस टू बी डिस्ट्रॉयड। क्रैंकी का आपको एंटोनिम बताना, जानते हैं क्रैंकी किसको कहते हैं? क्रैंकी बोलते हैं जो झगड़ालू स्वभाव का हो, चिड़चिड़ा हो, जिसको झगड़ा ही करना बहुत पसंद हो। तो क्रैंकी होने का मतलब है एक तरीके से इरिटेबल होना, अनोइंग नेचर का होना। चिड़चिड़े को सरली भी कहा जाता है, ठीक है, अनोइंग नेचर का होना, जो झगड़ा जल्दी करता हो, जो इरिटेटिंग नेचर का हो। देखिए सीरीन का मतलब होता है शांत, समझदार, कूल, काम, कूल या फिर काम, शांत, समझदार एक तरीके से, ठीक, कंपोज्ड जिसको कह सकते, गंभीर। इरेसिबल सिनोनिम है क्रैंकी का। इरेसिबल का मतलब भी होता है चिड़चिड़ा। क्रैबी भी सिनोनिम है, इसका मतलब भी होता है चिड़चिड़ा। तो क्रैंकी जिसका मतलब शिकायती व्यक्ति या चिड़चिड़ा व्यक्ति, इसके सिनोनिम्स हैं सरली, अनोइंग, इरिटेटिंग, इरेसिबल और क्रैबी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, शाइनिंग। ल्यूमिनस की बैटरीज, इन्वर्टर्स आते हैं, वो सब क्या करते हैं? रोशनी ही तो करते हैं। तो ल्यूमिनस जो रोशनी फैलाए, जो चमक रहा हो, रोशनी दे रहा हो सबको। LUMIN एक रूट है जिसका मतलब ही होता है रोशनी से, लाइट से, रोशनी, तरक्की से, आगे बढ़ने से। ठीक, आपको ऑपोजिट चाहिए था ना, तो ऑपोजिट ऑप्शन नंबर ए था, वहीं पे तो लिखा है सीरीन। क्रैंकी में आप झगड़ा करेंगे, झगड़ालू होंगे, भड़बड़ काटेंगे, और सीरीन में आप शांतचित्त होंगे, किसी प्रकार का कोई भड़बड़ आप नहीं काटेंगे उधर, सीरीन। आपको सिनोनिम बताना है इंसिनरेट को। जानते हैं इंसिनरेशन किसको कहते हैं? आग लगा देना, कंबस्ट कर देना, दगा देना, इंसिनरेशन को कहा जाता है। लॉ के लिए आता है, फ्लेम के लिए आता है, आग लगाना, इंसिनरेट का, जलाना। असॉट, कॉन्ज्योर, कंबस्ट और कंडेसेंट। सर कॉम्बस्ट वर्ड नहीं जानते आप? इसी का तो मीनिंग है ये, जलाने से। कंबस्टिबल डिवाइसेस वो होती हैं जो बहुत तेजी से जो है जलती हैं एक तरीके से। कंबस्टिबल होने का यही मतलब है कि बहुत तेजी से आग को पकड़ लेना, ठीक है ना, बहुत तेजी से आग को पकड़ना, ये इसका मीनिंग है। कंडिसेंट करने का मतलब होता है कि जब आप अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करें और दूसरे को अपने से छोटा कंसीडर करें और फिर उसे डोमिनेट करने की कोशिश करें, पेट्रोनाइज। जब आप अपने बिहेवियर से कंडिसेंट करते हैं तो आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा पावरफुल हैं, आप ज़्यादा बड़े ओहदे वाले हैं, आप ज़्यादा योग्य हैं। तो आप पेट्रोनाइज करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं दूसरे व्यक्ति को, या यूं कहो कि उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये कंडेसेंट में आता है। किस में आता है सर? कंडेसेंट आता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कॉन्जुरर एक शब्द होता है जादू से जिसका रिलेशन है। जानते हैं ना कि जादू दिखाने वाले जो कॉन्जुरर वर्ड होते हैं उसको कहा जाता है। असॉर्ट करने का मतलब होता है कि चीज़ों को एक ग्रुप में रेडी करना, उन्हें क्लासीफाई कर देना, एक एक ग्रुप में इन्वॉल्व कर देना, उसमें रख देना एक तरीके से, इसको कहा जाता है असॉर्ट करना। छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना, ग्रुप्स में बना देना, तो एक तरीके से ग्रुपिंग कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ग्रुपिंग कर देना, ठीक। तो कॉन्जूर करने का मतलब होता है एक तरीके से सरप्राइज करना या जादू दिखाना। इंसिनरेट आग से है। वेन बाय द विस्कर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का और इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। वेन बाय द विस्कर का मतलब है कि आप जीत गए हैं, विन मतलब जीत गए हैं, लेकिन एक बहुत ही छोटे मार्जिन से, बहुत 2-4 रन से जीते हैं बस खाली। तो विन बाय अ विस्कर, बहुत कम मार्जिन से जीतना।
विस्कर क्या होता है सर? विस्कर ये जो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जीव जंतु, तो उनके जो नाक के आसपास, जबड़े के आसपास जो बाल होते हैं ना, ये इनको विस्कर कहा जाता है। जो मूछें हमारी होती हैं वो सब विस्कर में आती हैं। चूहे के जो आगे के बाल होते हैं मुंह के, वो विस्कर कहे जाते हैं। तो वेन बाई या विस्कर का मतलब, विस्कर ये मूछ है, ये जो मुंह पे बाल होते हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये कितने बड़े बड़े होंगे। 1 फीट के होंगे, 2 फुट के होंगे, कितने बड़े होंगे? छोटे छोटे तो होंगे। तो छोटे मार्जिन से जीतना मतलब आपके और दूसरे के, मतलब जो जीता है और जो हार गया है, उसमें जो हार जीत का मार्जिन है वो ऐसे है कि आप यहां तक पहुंचे और वो वहां तक पहुंचा, यहां तक थोड़ा सा मार्जिन है। जिस प्रकार ये मूंछों के बाल छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, तो वैसे ही जब आप छोटे अंतर से जीत रहे हैं तो इसके लिए कहा जाता है विन बाई अ विस्कर। ठीक, विन बाई अ विस्कर। इसी को फोटो फिनिश भी कहा जाता है, इसे विन बाई अ नोज भी कहा जाता है, जो कि हॉर्स रेस से आता है। तो जीतना, लेकिन थोड़े ही मार्जिन के साथ। तो यहीं पे ये सेशन ओवर होता है। मुझे उम्मीद है ये 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको जरूर बेनिफिट दे रहे होंगे हर एक सेशन में। अगर आप एक कंप्लीट बैच चाहते हो, प्रैक्टिस बैच इंग्लिश का, कि मतलब आपने इंग्लिश पढ़ रखी है लेकिन आपका स्कोर जो है एग्ज़ाम में 50-60% से ऊपर नहीं जा रहा, आप चाहते हैं कि वो स्कोर 80%, 90% या उससे भी ज़्यादा जाए, समझ रहे हैं? 50 क्वेश्चंस में आपके 50, 45, 48 मार्क्स आए। ठीक, स्टेनोग्राफर की तैयारी करो तो 100 नंबर के इंग्लिश में आपका 90, 92, 88 ऐसे मार्क्स आए। हाँ, सीपीओ में आप जो है 180 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। सीजन मेंस में आउट ऑफ 130 आप चाहते हैं कि 125, 128, 130 या 100% स्कोर आपका है। तो इसके लिए आप मेरे प्रैक्टिस बैच 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में टोटल 100 मॉक्स हैं। हर मॉक में 50 क्वेश्चंस होंगे। 100 मॉक्स विद डिस्कशन का ये बैच है, जिसमें हर मॉक में 50 क्वेश्चंस होंगे। आरसी के 20 क्वेश्चंस, वोकैब के और ग्रामर के 15 क्वेश्चंस ईच। इस तरीके से ये 50 क्वेश्चंस का एक मॉक हुआ। ऐसे ही 100 मॉक्स और उनका डिस्कशन है। ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से अवेलेबल है, तो आपकी जो चॉइस हो आप कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर ये है, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को जब विजिट करें तो इस बैच को सर्च करें वहाँ पर, और उसके भीतर डेमो क्लासेस में जा कर के कुछ डेमो सेशंस पड़े हुए हैं, उन डेमो सेशंस को देख लें। आइडिया लग जाएगा कंटेंट क्वालिटी का भी और डिस्कशन कराने के तरीके का भी। अगर आप ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का बैच चाहते हैं, सब कुछ तैयारी के लिए शुरुआत करना चाहते हैं अपनी तैयारी की, तब आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। ठीक, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच है। सिर्फ 1199 इस बैच की फीस है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर आएँ और ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये 10 क्वेश्चंस जो है आपको बहुत कुछ नया सिखा गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।